नमस्कार मैं हूं रणधीर और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम देखते हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेजेस में वो बनाया जाता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्या होता है। तो कोई भी वैक्सीन अगर बनाना हो जाए तो उसके 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। एक एक स्टेप को हम देखते हैं। ये ऊपर के जो 2 स्टेप हैं इसमें लैब में काम होता है। लैब में पहले किसी वायरस का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हमें कोरोना वायरस बनानी है तो कोरोना वायरस का ही लैब में हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसका हम प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसका प्रोडक्शन करने के बाद जैसे मान लो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी है तो कोरोना वायरस का ही हम लैब में प्रोडक्शन करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे। या किसी बैक्टीरिया का अगर कोई बैक्टीरिया से कोई बीमारी फैली हुई तो बैक्टीरिया का उत्पादन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमें किसकी वैक्सीन बनानी है, बैक्टीरिया की या वायरस की। तो हमें बनानी है वायरस की तो हम वायरस को ही लैब में बनाएंगे या उसका उत्पादन करेंगे। उसके बाद होता है उसका प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, जो हमने बनाया है हमें उसमें से क्या चाहिए वो हम रखते हैं और जो हमें नहीं चाहिए वो हम उसको हटा देते हैं, यानी उसको हम प्यूरीफाई करते हैं। जो हमारे काम की चीज़ उसको हम रखते हैं। उसके बाद होता है इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन में क्या हुआ कि जैसे कि हमने कोरोना वायरस बनाई तो है तो भी वायरस, वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो हम उसकी शक्तियों कुछ कम कर देते हैं। हम उसकी शक्तियों कुछ उसके जो शक्ति है उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। उसको हम एक्टिव जो है वो उसको इनएक्टिव कर देते हैं, उसकी मारक क्षमता को हम कम कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेशन। यहाँ पे ये जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन, इनएक्टिवेशन, ये दोनों स्टेज में होते हैं। ऊपर के जो दोनों स्टेज है उसमें होते हैं। इसी में हम इस पे एनिमल्स पे भी एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, बंदर, बिल्ली, चूहे वगैरह पे टेस्ट करते हैं। वैक्सीन बनाते समय लैब में बहुत हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। साइंटिस्ट अपना 70 से 80% काम जो समय है वो केवल इस पे लगाते हैं कि इस लैब साफ़ सुथरा है कि नहीं, और बाकी के 30% वो वैक्सीन बनाने में अपना काम करते हैं। वैक्सीन बनाते समय इसकी जो बनने के बाद है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसे रखा जाता है ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो। ये टेम्परेचर हमेशा बनाए रखा जाता है वैक्सीन बनने के बाद, ठीक है। जब वैक्सीन बन जाती है तो फिर हमारा जो तीसरा स्टेज है क्लिनिकल डेवलपमेंट, ये आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो कि यहीं पे जो है तीसरे स्टेज में ही जो क्लिनिकल डेवलपमेंट जो स्टेज है उस पे मानव परीक्षण होते हैं। यानी कि यहाँ पे ह्यूमन में हम इस वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं। तो हम डायरेक्टली किसी को नहीं दे सकते हैं, हम इसको स्टेज में बांटते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, यानी कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अगर हमें सामान्य तौर पर वैक्सीन बनानी है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो 10 से 12 साल लगेंगे। लेकिन कोरोना जो वायरस है ये पैंडमिक है, ये पूरे विश्व में फैल चुकी है, ठीक है, पैंडमिक। और एक होता है आपका एपिडेमिक। दोनों में अंतर समझिए क्या होता है। एपिडेमिक किसी एक खास जगह पे, किसी ज़िले में, किसी राज्य में फैली है तो उसको हम कहेंगे एपिडेमिक, या पूरे कंट्री में फैली हुई है तो उसे कहेंगे हम एपिडेमिक। लेकिन यही बीमारी जब एक देश से दूसरे देश में, या दूसरे देश से तीसरे देश में, या पूरे देश में, जैसे कि कोरोना वायरस 193 कंट्री में से 181 प्लस कंट्री में ये फैल चुकी है, तो उसे हम कहेंगे पैंडेमिक, ठीक है। तो हमें इसकी वैक्सीन जल्दी चाहिए ताकि ये हम इसको रोक सकें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तरीके से पूरे विश्व में फैल रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल जो होता है, इसमें हम कुछ लोगों को कम कर देंगे। अगर सामान्य तौर पे अगर हमें वैक्सीन बनानी है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, तो हम 40 से 100 लोगों को टेस्ट करते हैं फेज़ 1 में, जिसमें 2 मंथ का टाइम लगता है। फेज़ 3 में हम करते हैं 50 से 200 100 से 200 लोगों पे टेस्ट करते हैं, इसमें लग जाता है 2 साल। तीसरा जो स्टेज है इसमें हम करते हैं 200 से 50,000, इसमें लग जाते हैं आपका 2 से 5 साल, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हमें बनानी है तो हम यहाँ पे संख्या कम कर देंगे। यहाँ पे जो संख्या है ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमें वैक्सीन कितनी जल्दी चाहिए। तो जनवरी में कोरोना वायरस का पता चला, अभी चल रहा है अगस्त, 7 से 8 महीने में बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है, जैसे भारत बायोटेक, ICMR और एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की है, वो फेज़ 3 में पहुँच चुकी है 8 महीने में ही। तो ऐसा इतना जल्दी इसलिए हो पाया क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स को हमने स्किप कर दिया है। यहाँ पर जैसे क्लिनिकल स्टेज में जो शुरुआती 2 स्टेज होते हैं वहाँ पर हमने लैब में जल्दी काम किया। जो एनिमल्स पर अगर टेस्ट करना है तो हम एनिमल्स की संख्या कम कर दिए, ठीक है। तो काम को तेज़ी से लाने के लिए, वैक्सीन जल्दी बनाने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं। उस तरीके से यहाँ भी हम स्टेप्स स्किप कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 40 से 100 इंसानों को देना है वैक्सीन तो हम यहाँ पे 20 से 50 को ही देंगे,
यहाँ 100 से 200 लोगों को देना है तो यहाँ भी हम 50 से 100 लोगों को देंगे। यहाँ पे 200 से 50,000 को देना है तो हम यहाँ पे 200 से 500 या 1000 को देंगे, ठीक है। और यहाँ पे समय भी हम कम लगाएंगे, यहाँ पे 15 से 20 दिन, यहाँ पे हो गया 1 महीना, यहाँ पे 8 या 9 महीने, साल भर में, ठीक है। उसके बाद जब वैक्सीन बन जाती है तो किसी देश में अगर वैक्सीन बन रही है, मान लो कि किसी देश में वैक्सीन बन रही है, ठीक है, तो किसी देश में अगर वैक्सीन बन रही है, मान लो कि भारत में वैक्सीन बन रही है, तो भारत में वैक्सीन बन रही है तो बनने के बाद उसको लेना पड़ता है अप्रूवल, जो हमारा चौथा है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। तो भारत की एक संस्था है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था से हमको अप्रूवल लेना पड़ता है। ये हम भारत की बात करें, अगर भारत में वैक्सीन बनी है तो इस भारत में ये जो संस्था है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका CDSCO, इससे हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। ये देखती है अपने स्तर से कि वैक्सीन यूज़ करने लायक है कि नहीं, वैक्सीन जो है वो देने लायक है कि नहीं। यहाँ से परमिशन मिलने के बाद ये वैक्सीन बन के तैयार हो जाती है, फिर हमें इसको बांटना होता है, उसके लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा, मास स्केल पे इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो हमारा जो 5वां स्टेज है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। हम इसे मास स्केल में बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और फिर लोगों को बांटते हैं। उसके बाद होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। जब वैक्सीन बन जाती है तो फिर क्या होता है कि उसके बाद भी इस पर नज़र बनाए रखी जाती है कि वैक्सीन सही में कारगर है कि नहीं, क्योंकि देखो देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। किसी का इम्यून सिस्टम कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के लोग जो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं, तो वैक्सीन में ये मैटर करती है, ठीक है। तो वैक्सीन बनने के बाद अगर हम मान लो किसी खास जगह पे हमने वैक्सीन का इस्तेमाल किया, किसी बच्चों को दिया, हमने 100 से 200 बच्चों को दिया वैक्सीन, तो उस पर 4-5 साल नज़र बनाई रखती है WHO, ठीक है। WHO नज़र बनाई रखती है, या फिर किसी देश ने दिया है तो वो देश उस पर नज़र बना के रखेगी कि जो वैक्सीन है वो कारगर है कि नहीं। तो बनने के बाद भी उस पर रखा जाता है, उसको क्वालिटी चेक किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल मतलब कि उसको देखा जाता है कि हाँ भाई वैक्सीन ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं। तो ये हमारा होता है 6ठा स्टेज। तो इस सारे स्टेप्स को पार करने बाद वैक्सीन बन के तैयार हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि इसमें अगर किसी देश ने वैक्सीन बनाया है और वो चाहती है कि पूरे विश्व में मेरी वैक्सीन का इस्तेमाल हो, तो फिर WHO से परमिशन लेना पड़ता है। मतलब कि WHO अगर भारत ने वैक्सीन बनाई, श्रीलंका को बेचना चाहिए, तो श्रीलंका अगर अपने रिस्क पे वो वैक्सीन यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन भारत की कोई कंपनी चाहती है कि नहीं हमारी जो वैक्सीन है वो पूरे देश में यूज़ हो, पूरे विश्व में यूज हो, तो फिर क्या करेगा, WHO आएगी, WHO उस वैक्सीन को चेक करेगी, अपने स्तर से वो भी चेक करेगी, और वो देखेगी कि वैक्सीन में कुछ कमियां तो नहीं है, अगर हम किसी को देते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही विकराल रूप ले सकती है और बहुत ही बड़े पैमाने पर डैमेज करेगी। तो WHO फिर वो अपने स्तर से उसको चेक करती है, ठीक है। और यहाँ सिग्नल मिलने के बाद फिर कोई भी वैक्सीन कहीं भी पूरे देश में कोई भी कंट्री में आराम से इसका इस्तेमाल हो सकता है। वैक्सीन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है पाउडर, ठीक है। और एक वैक्सीन जो है वो 1 से ज़्यादा बीमारियों के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि DPT, डिप्थेरिया, पेट्यूसिस, टेटनस, तीनों बीमारी की एक वैक्सीन लिया जाता है। आपने सुना होगा या आपने लिया होगा। उसके बाद वैक्सीन काम कैसे करती है, अगर किसी में वैक्सीन हमने ले लिया तो काम कैसे करेगी। वैक्सीन का काम केवल इतना है कि हमें वो बीमारियों से बचाएगी, हमें उस वायरस से बचाएगी, हमें उस बैक्टीरिया से बचाएगी। अगर हमारे बॉडी में पहले ही वायरस और बैक्टीरिया अटैक कर दिया है तो वहाँ पे वैक्सीन काम नहीं करेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैक्सीन हमें उससे बचाती है, अगर ऑलरेडी हम उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। अगर सपोज़ हमें कोरोना हो गया है तो फिर मेरे लिए जो वैक्सीन है कोरोना की वैक्सीन वो यूज़लेस है। लेकिन अगर हमें कोरोना नहीं हुआ है और हम वैक्सीन अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो फिर हमें कोरोना कभी नहीं होगा, ठीक है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिसका जो उसका जो काम है वो 6 से 6 महीने साल भर का ही होता है। जैसे आपने सुना होगा टेटनस का भी एक इंजेक्शन होता है, वो हमें बैक्टीरिया से बचाती है, वायरस से बचाती है। तो फिर क्या होता है कि वो टेटनस का जो है वो 6 महीने तक का ही उसका वैलिड होता है। कोई वैक्सीन ऐसी होती है कि एक बार दे दो वो लाइफ टाइम आपका शरीर को प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। तो इस तरीके का वैक्सीन भी होते हैं करेगी। अगर मान लो कि कोरोना की वैक्सीन मैंने अपने शरीर में इंजेक्ट की, तो हमारे बॉडी में एक सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सैनिक का काम क्या होता है, लड़ना, किससे, दुश्मन से। तो सेम काम वही करेगी। हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल एंटर करती है तो वो वाइट ब्लड सेल जो है, श्वेत रक्त कणिका जो है, वो हमारी बॉडी को बचाएगी उस फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कि कोई भी वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, किसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ जो हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो उससे वो हमको बचाएगी।
अब इसमें होता क्या है, वैक्सीन का कंसेप्ट समझिएगा। वैक्सीन किसी की बॉडी में इंजेक्ट होता है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन मैंने अपने बॉडी में इंजेक्ट किया, तो कोरोना वायरस बना किससे है, कोरोना वायरस से ही, लेकिन उसको हम इनएक्टिवेट कर दिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था, तो उसकी मारक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन वो है तो वायरस ही। तो जैसे वो बॉडी में एंटर करेगी तो हमारे बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि उस वायरस के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनना स्टार्ट करेगी हमारी बॉडी, बनाना स्टार्ट करेगी हमारी बॉडी, और वो जो एंटीबॉडी बनेगी उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्जर, उसी को बोलते हैं आर्मी, जो हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी को बचाएगी। तो जैसे कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगी वैक्सीन के थ्रू, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली सोल्जर्स बनना स्टार्ट करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट करेंगे, जो कि आर्मी कहलाएंगे, और वो आर्मी उस वायरस पर अटैक करेंगे और उस वायरस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक ख़ास बीमारी के लिए एक ख़ास सोल्जर ही होता है, मतलब कि एक ख़ास दुश्मन के लिए एक ख़ास सोल्जर का हमारे बॉडी में निर्माण होता है। जैसे कि कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर की है वैक्सीन के थ्रू, तो हमारे बॉडी में एक सोल्जर उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए बनेगा, और वो सोल्जर अपनी पूरी ज़िंदगी केवल कोरोना वायरस से ही लड़ने के लिए तैयार रहेगा, और किसी से वो नहीं लड़ेगा। यानी यहाँ पे इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर भविष्य में कभी, जैसे कि ये कोरोना वायरस को तो उसने मारे ख़त्म कर दिया, वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में गई, उसको मारे ख़त्म कर दिया। वैक्सीन देने के बाद 2 से 3 दिन आदमी को बुखार भी होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, फिर हमारे बॉडी में वो जो एंटीबॉडी होती है वो उससे लड़ती है, जो आर्मी होती है वो उससे लड़ती है। फिर भविष्य में क्या होगा कि फिर कभी कोरोना वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर करे, तो आर्मी जो है वो तो पहले से हमारे बॉडी में घूम रही है कि दोबारा अगर वो हमें मिल जाए तो उसको हम मार देंगे। तो वही होता है कि वो हमारे बॉडी में घूमती रहती है, फिर कभी भी अगर कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो वो उस पर अटैक कर देगा, और इस तरीके से ही हमारी बॉडी को कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना वायरस है उससे बचाएगी, या कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो। वैक्सीन का कंसेप्ट हम आपको समझा रहे थे कि ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का ये जो आप देख रहे होंगे ऊपर में, इसको हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना मतलब होता है आपका क्राउन, और क्राउन मतलब होता है आपका ताज। तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके सर पे मुकुट होता था, मुकुट के ऊपर एक ताज जैसा बना होता था, एक नुकीला नुकीला सा बना होता था जिसके ऊपर मुकुट के ऊपर होता था। तो पहली बार जब सन को देखा गया था, सूरज को देखा गया था, तो सूरज के भी बाहरी जो परत होती है उसको बोला जाता है कोरोना। कोरोना मतलब भी होता है ताज। तो जब ये वायरस को देखा गया था तो उसके ऊपर भी कुछ इस तरीके का शेप दिखा था ताज की तरह, इस वजह से इसका नाम रखा गया था कोरोना। कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं सार्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सार्स कोविड-2, ये हो गया वायरस का नाम, और वायरस से जो बीमारी होती है वो उसको हम बोलेंगे सार्स कोविड-2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा हो। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।